नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। राजधानी रांची समेत झारखंड भर में एक मिशन के तहत धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में भोले भाले आदिवासी परिवारों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है, बावजूद इसके राजधानी में ही इस कानून का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, बावजूद इसके आदिवासी परिवारों पर वैचारिक और धार्मिक हमला लगातार किया जा रहा है। राजधानी रांची के नगड़ी प्रखंड के महुआ टोली और आसपास के टोले और मोहल्लों में धर्मांतरण का खेल एक रणनीति और साजिश के तहत जारी है। महुआ टोली और आसपास के मोहल्लों में करीब 150 से ज्यादा सरना धर्म को मानने वाले परिवार रहते हैं, लेकिन अब इनमें से कई परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। प्रलोभन और सुविधाओं के लालच के साथ हो रहे धार्मिक हमले से ग्रामीण बेहद परेशान और चिंतित भी हैं। चर्च की तरफ से लोग यहाँ पर कुछ बोलते हैं कि आप ईसाई धर्म में स्वीकार कर लीजिए, ऐसा कुछ कहता है साहब। हाँ? कहता है, लेकिन हम लोग उसमें जाते नहीं है। हाँ, कहता है। हाँ। क्या कहता है लोग? कहता है कि हम लोग का ये धर्म में ये है। हाँ। हम लोग कुछ अति खिलाएंगे पिलाएंगे देंगे, शादी ब्याह फलना ढेकना सब में क्या कहते हैं कि हम लोग मदद करेंगे। जो लोग यहाँ पर स्वीकार कर लिए, क्या उन्हें मदद दी जाती है? हो सकता है मदद दिया जाता है, हम लोग जापे नहीं करते हैं। अच्छा, किस तरह की मदद देने की बात होती है? पैसा या कुछ और? पैसों देता है, इधर उधर से मदद भी करता है। दरअसल रविवार का दिन होने के कारण धर्मांतरण कर चुके कई ग्रामीण चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे थे। हमने कुछ लोगों से चर्च के गेट पर ही बात करने की कोशिश की। हमारे सवालों से साफ ऐसा लगा कि लोग घबराए हुए हैं और उन्हें बोलने के लिए जैसे कुछ साफ तौर पर मना किया गया है। हम नगड़ी प्रखंड के डोही टोली में हैं, जहाँ की आप देख रहे हैं कि चर्च से लोग प्रार्थना करके बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको जानना चाहते हैं कि वास्तव में आप लोगों ने ईसाई धर्म कब अपनाया? क्या इधर कब अपनाया? बताइए, बताने की चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। जब कोई धर्म तो मानना हर व्यक्ति का अधिकार है। आप कब अपनाए? 10 साल पहले। 10 साल पहले। अच्छा, ये चर्च कब बना था? हमको नहीं मालूम। सरना धर्मावलंबियों के मुताबिक करीब 20 साल पहले गांव के बीचों बीच बने इस चर्च के बाद ही आसपास के इलाकों में धर्मांतरण में तेजी आई है। चर्च के पास्टर ने बताया कि सिर्फ सरना धर्म ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन पास्टर प्रलोभन और सुविधाओं का लालच जैसे आरोपों से साफ मुकर गए। सरना से आप लोग जो ईसाई धर्म में आए, तो कुछ बताया गया, कुछ आपको कुछ कहा गया कि ऐसा होगा, कुछ आप लोग ने ऐसा बदलाव आएगा, कुछ आप लोग को ये सुविधा दी जाएगी? नहीं। नहीं, वैसा नहीं कुछ बोला गया। नहीं। खुद ही जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु हमारा आत्मा से अगुवाई करता है कि हम उस परमेश्वर को जाने, हम धर्म को नहीं, धर्म हम परिवर्तन नहीं किए हैं, हम लोग सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। पहले किस धर्म को मानते थे? पहले हम सरना धर्म को मानते थे। पहले बचपन से मैं सरना धर्म को मानती थी, लेकिन मेरी माँ का तबीयत खराब था, 3 साल वो बिस्तर में पड़ी हुई थी, तब से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की। मेरे विचार से ये आरोप जो है ये बहुत मतलब निराधार है, और इसीलिए जो इस तरह का सवाल करता है वो मेरे विचार से अभी भी सच्चाई को नहीं जानता है। ये जानबूझ करके जो है मसीहियों को। फादर, ये चर्च कब बना था? वही पता है 2004 में। आराधना तो जब चर्च नहीं बना था तो घर घर में होता था जी। हाँ, जिस समय चर्च बना था उस समय कितने लोग आते थे? वही 30-40 जन। आज कितने लोग आते हैं? 150-200 हो। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस समय चर्च जो है नहीं बना था, उस समय शुरुआती अवस्था में था, जब चर्च नया नया बना था, तो 30 से 40 लोग आते थे। आज संख्या बढ़कर 200 हो गई है। लगातार लोग आ रहे हैं, लोग प्रलोभन से इनकार करते हैं, लेकिन जो सही बात है कि राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है और इसका कड़ाई से पालन करना भी जरूरी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
देखिए, धर्मांतरण का खेल जारी रहने पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि कड़े कानून के बावजूद भी कैसे धर्मांतरण लगातार जारी है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ईसाई धर्म अपनाने पर ही क्यों मिलती है सुविधा? आदिवासियों को प्रलोभन देने वालों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? और देखिए, सवाल यह भी कि चर्च बनने के बाद कैसे बढ़ी ईसाई लोगों की संख्या, और राजधानी में ही धर्मांतरण पर कार्रवाई क्या कुछ हो रही है? आदिवासियों की शिकायत पर आखिर प्रशासन चुप क्यों है, मौन क्यों है? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? और अब खबर रांची से, जहां के कड्रू एजी कॉलोनी में पीपल के पेड़ को काटने का मामला दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बने इस पीपल के पेड़ को काटने का जमकर विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिन बिल्डर्स का नाम वन विभाग की ओर से दर्ज प्राथमिकी में है, वे अब तक फरार बताए जा रहे हैं। फरार बिल्डर्स के नाम आनंद दास, आशु गिरी और प्रबल सिन्हा हैं। मामले को लेकर स्थानीय अमितेश कुमार सिंह ने बाकायदा एक शिकायत पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वन मंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा है और पीपल का पेड़ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके पीछे, पीपल पेड़ के पीछे जो बिल्डिंग है, उसके बिल्डर हैं। बिल्डिंग भी अवैध बन रहा है, लेकिन इसका अलग कानूनी कार्रवाई चल रहा है। लेकिन उन लोगों ने पीपल पेड़ काटने का काम इसलिए किया ताकि ना पीपल पेड़ रहेगा, ना लोगों का यहाँ आवागमन रहेगा, और धार्मिक भेदभाव फैलाने, धार्मिक द्वेष फैलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे और कई टुकड़ों में पीपल पेड़ को काटा गया ताकि लोग पकड़ नहीं पाए। लेकिन क्या कार्रवाई किया? वन विभाग ने जानकारी होते हुए FIR किया। FIR करने के बाद लेबर अरेस्ट हो गया, लेकिन जो मुख्य अभी तक फरार है। और मेरा कहना कि जब लेबर अरेस्ट हुआ तो मुख्य अभियुक्त अरेस्ट होना चाहिए, और बिना अरेस्ट हुए उसको बेल मिलना ये भी दुर्भाग्य होगा। लेकिन अरेस्ट, हमको पूरा विश्वास है कानून पे, प्रशासन पे और लिखे हुए पत्रों पर कि ज़रूर कार्रवाई होगी, लोग ज़रूर गिरफ्तार होंगे और सज़ा इन लोग को मिलेगी। और पेड़ जहाँ है उसको सरकार गोद लें, उसका संरक्षण करे और फिर से पीपल पेड़ को बढ़ने का मौका मिले। और अगली खबर गुमला से, जहां के बिशुनपुर प्रखंड में करोड़ों की लागत से बन रहे बालिका आश्रम विद्यालय का काम हथियारबंद अपराधियों ने बंद करवा दिया। गुरदरी थाना क्षेत्र के नरमा स्कूल के पास कल्याण विभाग की ओर से इसे बनाया जा रहा है। 6 से अधिक की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से मारपीट की, साथ ही मोबाइल फोन छीनकर काम से भाग जाने की भी चेतावनी दी। इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले में नक्सली संगठन के शामिल होने से इनकार करते हुए इसे आपराधिक गिरोह की करतूत बताया है। साथ ही पूरे मामले की जांच जारी रहने की बात कही है। और देखिए, गढ़वा के धुरकी में बिलासपुर यूपी बॉर्डर तक PWD विभाग की ओर से करोड़ों की सड़क का निर्माण कार्य जारी है। यहां अपराधियों ने कुछ दिन पहले लेवी की मांग पर कंपनी के साइट इंजीनियर को अगवा कर लिया था। पुलिस की चुस्ती से इंजीनियर की रिहाई हो गई, लेकिन घटना के कुछ दिनों बाद फिर से कंपनी के कैंप पर हमला करते हुए कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। वहीं फायरिंग के बाद से ठेकेदार भी दहशत में थे। PWD की ओर से मांग किए जाने के बाद अब SP के निर्देश पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हालांकि कंपनी के इंजीनियर ने अभी भी धमकी मिलने की बात कही है। वहीं विभाग के अधिकारी ने पुलिस के सहयोग पर संतोष जताया है। सामाजिक तत्व जो थे, जो हम लोग को हिंड्रेंस किए थे, कैंप पे हमला भी हुआ था और हमारे साइट इंचार्ज जो थे उनका किडनैप भी हुआ था। उसके बाद हम लोग को प्रशासन का सुविधा मिला है, जिससे अभी हम लोग काम अच्छे से कर रहे हैं। मतलब यहाँ फोर्स की व्यवस्था की गई? हाँ, फोर्स की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो अब कोई दिक्कत? अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हम लोग काम अच्छे से कर रहे हैं। अभी भी थ्रेट बना हुआ है और हमारे संवेदक द्वारा बीच बीच में उनको इधर उधर से या मोबाइल में भी कुछ धमकियां मिलती रहती है। इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और एक गुणवत्तापूर्ण कार्य पथ निर्माण संपादित किया जा रहा है।
और देखिए, रांची के हिंदी पीढ़ी में हत्या से हड़कंप मचा रहा। हिंदी पीढ़ी थाना क्षेत्र स्थित ला फैक्ट्री रोड में कल एक युवक मुजाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक का हथियारबंद अपराधियों के साथ मात्र 200 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। इसी कहासुनी के दौरान आरोपी राजा ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 गोली मुजाहिद को लग गई। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल एक आरोपी शाहिद उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की और फिर देखते ही देखते घर को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक पूरा घर जलकर राख हो चुका था। और अब खबर धनबाद से, जहां के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरास मोड़ सिंह नगर के पास कोयला ढुलाई में लगी 2 हाइवा गाड़ी में आग लग गई। गाड़ियों में अचानक लगी आग से मौके पर अफरा तफरी मची रही। पुलिस और फायर ब्रिगेड को तत्काल इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने दोनों गाड़ियों में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं। दोनों गाड़ियों में आग कैसे लगी, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। गाड़ियों में लगी आग से झरिया केंदुआ मेन रोड पर लंबा जाम लगा रहा। और वहीं सिमडेगा के गांवों में जंगली हाथी तबाही मचा रहे हैं। हाथी जहां लोगों के घर तोड़ रहे हैं, वहीं खेत खलिहान में लगी फसल को भी रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम दिख रहा है। दरअसल कोलेबिरा प्रखंड के एडेगा और टूटीकेल पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 1 हफ्ते से 25 की संख्या में हाथियों का जमावड़ा लगा है। रात होते हाथियों का झुंड गांव पहुंचकर तांडव मचाता है। एक तरफ ग्रामीण परेशान है तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग की कोशिश इन हाथियों को भगाने में नाकाफी साबित हो रही है। डीएफओ के मुताबिक हाथियों के झुंड में बच्चे भी हैं और इसी की वजह से हाथी नहीं भाग रहे। इधर हाथियों के उत्पात से ग्रामीण सर्द रात में खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों में को समझाने के बावजूद भी लोग हाथियों को देखने के लिए, हाथियों को अनावश्यक रूप से टीच करने के लिए, तंग करने के लिए लोग भीड़ एकत्रित कर लेते हैं। इस वजह से हाथी थोड़ा सा अपने स्वभाव से उग्र हो जाता है और उग्र होने के कारण वो घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। और अभी जो भी जानकारी मिली है कि उनके साथ 3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जो बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल पाते हैं और जब तक बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक हाथी निकल नहीं पाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है और हमारे स्थानीय जो वनकर्मी हैं वो निकालने का दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। वहीं गढ़वा में पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के काम में बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। भवनाथपुर के सिदुरिया पंचायत में लगभग 3.5 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन ये सड़क आज अनियमितता की भेंट चढ़ चुकी है। अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है और लोगों ने सड़क निर्माण कार्य पर रोक भी लगा दी। वहीं एसडीएम ने सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ते जाने की शिकायत की जांच कराने का भरोसा दिया है। जो उसका वर्क ऑर्डर में है काम का उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का वर्क ऑर्डर में है, उसका एस्टिमेट में इसी तरह का है 5 mm का, तो हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही काम करें। लीपा पोती का काम हो रहा है, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग कार्यस्थल को बाधित नहीं कर रहे हैं। हम लोग का यही कहना है कि आप लोग जो है अच्छे तरह से, जो भी ठेकेदार हो, इनको अच्छे ढंग से काम करें ताकि हम लोग आने जाने वालों को किसी तरह का परेशानी ना हो। 5 साल ठीक है, अगर काम आपको मिला है तो आगे भी मिलता रहे। ऐसा काम करके जाइए कि पूरे गाँव जनता आवाम नाम ले। ये मामला भी हमारे संज्ञान में नहीं है, ना मुझे किसी ने फ़ोन से शिकायत की, ना ऐसा कोई लेटर हमारे पास आया है। अगर ग्रामीणों ने रोका है और सड़क निर्माण में इतना अनियमितता बढ़ती जा रही है तो डेफिनेटली हम उसकी जांच करवाएंगे। दूसरा है कौन सा डिपार्टमेंट बना रहा है, हम लोग उसको भी एक लेटर लिखेंगे और जो भी लोग इसमें दोषी पाएंगे डेफिनेटली आई एम अश्योरिंग हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी कोई भी नियम कानून में अनियमितता बरतेगा या जो भी नियम के अनुसार नहीं होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
वहीं अगली खबर बोकारो से, जहां के चार्ल्स नगर निगम में साफ सफाई और घरों से कचरा उठाने के काम में बड़ा खेल जारी है। बिना कचरा के डिस्पोजल के ही कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान एक वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। आरटीआई से मिली जानकारी में इसका खुलासा हुआ। वहीं कचरे के निस्तारण के इंतजाम नहीं होने से रामगढ़ बोकारो 4 लेन के किनारे कचरे का अंबार लगाया जा रहा है। आरोप है कि 3R कंपनी को नगर निगम की ओर से 1,54,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान न तो कचरे के वजन की व्यवस्था थी और न ही डिस्पोजल के इंतजाम। नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर ने कंपनी को करोड़ों के भुगतान पर सवाल उठाए। वहीं अपर नगर आयुक्त सफाई देते साफ तौर पर दिख रहे हैं। नहीं, हम 3R कर देंगे। तो यहाँ कचरा आपको डालने के लिए कौन बोला गया? हमको कंपनी वाले बोलेंगे। क्या बोला जाए यहाँ कचरा डालवा के JCB से आके फिर उसको साइड करवाइए। कहाँ से कचरा आता है? हाँ, कचरा पूरा चार्ज से, टोटल चार्ज से। तो सूखा गीला दोनों सूखा गीला दोनों। ताजुब वाली बात है कि 1,56,00,000 देने के बाद चास की सफाई व्यवस्था और चरमरा गई और रैंकिंग में भी चास नगर निगम और पीछे चला गया। जांच होनी चाहिए एकदम। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को इस पर पहल करके जांच करना चाहिए कि जो सिटी इतना साफ होता था निगम में, कम खर्चों में, कम संसाधनों में निगम सफाई व्यवस्था लोग संतुष्ट थे 5-6 साल, लेकिन इधर 1 सालों में ये दुर्गति हो गई है चास नगर। लेकिन ये जनहित में लोगों को साफ सफाई और डोर टू डोर कलेक्शन करके और इसमें लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है, लोगों से यूजर चार्ज भी लेना है, उस यूजर चार्ज से ही वो लोगों को भुगतान भी करना है। ये अभी व्यवहारिक रूप से अभी धरातल पर नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में ये व्यवहारिक रूप से धरातल पर आएगा। और अब बात जवाद तूफान की। झारखंड में जवाद तूफान का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक जवाद तूफान का असर राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में ज्यादा देखने को मिलेगा। इन तमाम जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके अलावा दूसरे हिस्सों की अगर बात करें तो दूसरे हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और वहां भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 7 दिसंबर से इस तूफान का असर झारखंड से पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन तूफान के गुजरने के बाद राज्य भर में पारा और गिरेगा। दक्षिणी भाग है, उनसे सटे हुए मध्य भाग और उत्तर पूर्वी भाग, वहां पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और बाकी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। 6 तारीख की अगर बात करें तो 6 तारीख में दक्षिणी भाग में एक आध जगह पे आपको हल्की बूंदाबांदी और उत्तर पूर्व में एक आध जगह में हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी देखने को मिले। और 7 तारीख से जो सिस्टम है उसका प्रभाव एकदम खत्म हो जाएगा झारखंड ऊपर और क्लियर स्काई आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये सिस्टम खत्म होगा तो उसके बाद से जो ठंड है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अब खबर साहिबगंज से, जहां 1994 में बना सीधो कान्हू स्टेडियम अब तक राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बाट जो रहा है। 2018 में लगा था कि स्टेडियम का इंतजार अब खत्म होगा और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल खिलाड़ियों की मांग पर तत्कालीन सरकार ने सीधो कान्हू स्टेडियम को राष्ट्रीय मानक अनुरूप बनाने के लिए 3,52,00,000 रुपए आवंटित किए। तत्कालीन खेल मंत्री अमर बावरी ने योजना का शिलान्यास भी किया था। काम शुरू हुआ तो पहले बिजली विभाग और NHAI ने अड़ंगा लगा दिया। स्टेडियम के ऊपर पहाड़ से गंगा पुल का बाईपास प्रस्तावित है। NHAI इस पर अड़ा हुआ है। 3 साल बीतने को है, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। यहाँ स्टेडियम नहीं बनने की वजह से यहाँ बहुत सारे एथलीट को दौड़ने में भी दिक्कत हो रही है और जो धावक है उसको भी दौड़ने के लिए दिक्कत है। बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है और आपका ये जो है बड़ा टूर्नामेंट होने का भी इसमें चांसेस है, लेकिन हो नहीं पा रहा है स्टेडियम ना बनने की वजह से। तो सरकार से यही उम्मीद है कि ये स्टेडियम को जो अधूरा रह गया है उसको आप पूरा करने का कोशिश। और देखिए, जामताड़ा में नाला प्रखंड के बारघरिया में बना स्टेडियम 14 साल बाद भी बेकार पड़ा है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से साल 2007 में इसका निर्माण लाखों की लागत से किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर नहीं हो पाया। वहीं रखरखाव के अभाव में इसकी हालत खस्ता होने लगी है। ऐसे में जहां खिलाड़ी निराश दिख रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्टेडियम पर ध्यान देने की मांग की है।
प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में। ऐसे क्रिकेट का खेल हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और खेलने का भी चाहते हैं, आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन ऐसे में ऐसी स्थिति में प्रशासन के कोई सहयोग नहीं है, कोई देखरेख नहीं है स्टेडियम में, जिस कारण से खिलाड़ी अभ्यास से वंचित रह जाते हैं और प्रशासन की तरफ से कोई खेल का भी आयोजन नहीं किया जाता है। जस के तस पड़ा हुआ है स्टेडियम। यहाँ अगर किसी कमेटी बनाकर और स्पोर्ट्स लवर जितने आदमी है, सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर जहाँ हैं, उन लोगों लेके एक कमेटी बनाकर अगर इमीडिएट उनको हैंड ओवर कर दिया जाए और यहाँ के जो स्पोर्ट्स और एथलीट हुआ कम से कम ईयरली एनुअल को, जैसे बंगाल में होता है एनुअल स्पोर्ट्स स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, ऐसा कर दिया जाए और टाइम टू टाइम वहाँ पर खेल कूद की व्यवस्था कर दिया जाए, तो ये सरकार का जो इतना करोड़ों रुपया खर्चा है इसका गुड यूटिलाइज हो सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।